नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। प्रदेश में आरएसएस की बैठक पर अब कांग्रेस भाजपा में वार पलटवार भी शुरू हो गया। बेंगलोर रवाना होने से पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी गोपनीय बैठक करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया और प्रदेश में ईडी आईडी की रेड पर भी बोले। सूचना के आधार पर छापे पड़ते हैं, इस पर राजनीति करना और आरोप लगाना गलत है। आरएसएस का बैठक लगातार रायपुर में हो रहा है। ये क्या चीज़ होगा गोपनीय, आप लोग जानते हैं, आप ही लोग जाके देखो। और इस गोपनीय में छत्तीसगढ़ का जनता ऐसा लोगों को एक गोपनीय मीटिंग करने वाला को सबक सिखाएंगे। मैं आज बंगलोर जा रहा हूँ, कर्नाटक में एक मीटिंग है उद्योग विभाग का कल और परसों। पूरे देश के उद्योग मंत्री से भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के साथ 2 दिन का बैठक बंगलोर में होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा तो है नहीं, महंगाई उनको नहीं देख रहा है, इसलिए पूरे देश का जनता देख रही है। और हमारे नेता राहुल गांधी साहब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, महंगाई के बारे में देश का जनता को, देश के नौजवान को, आज 9 साल होने जा रहा है मोदी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार। यहाँ के नौजवान को रोज़गार 2 करोड़ लोगों को देंगे, एक आदमी को रोज़गार नहीं दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने के लिए इस टाइप की बात करते हैं। मैं उसका निंदा करता हूं और देश का जनता इनको 2024 में एक सबक सिखाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है, तो ये कहना गलत है कि कहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ छापे पड़ रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी छापे पड़े हैं और पड़ते रहते हैं। ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, जो सूचना मिलती है वो अपना काम करते रहते हैं। इस पर राजनीति करना और आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेतुकी है। और ये आरोप लगा के आखिर क्या बताना चाहते हैं? ये तो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है और कोई पहले बार यहाँ कोई आईटी के छापे या ईडी की कार्रवाई ये बात नहीं आई है। मैंने कहा कि पहले भी जब बीजेपी की सरकार ही तो भी ये छापे पड़े हैं, तो इसको राजनीति से जोड़ना गलत है। उनका एक ही जवाब है कि आज मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं, वैश्विक स्तर पर उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि जिस प्रकार से आज भारत के अंदर और भारत के बाहर मोदी जी की जो मान्यता है, उनकी स्वीकार्यता है, इसको लोगों ने स्वीकार किया है, वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया है। जो ये बात करते हैं कि संवैधानिक संकट की बात करते हैं या ढांचा को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश में आपातकाल किसने लगाई और आपातकाल के लिए क्या परिस्थिति थी? उस समय केवल एक चुनाव याचिका के आधार पर प्रधानमंत्री का पद छोड़ना था। एक पद को छोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश पर इमरजेंसी लगाया। और वो पार्टी के यदि नेता संवैधानिक की बात करे, संस्थाओं की बात करे, लोकतंत्र की बात करे, अजीब सा लगता है कि जिन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ करके रखा, भंग करके रखा। एक नहीं, आपको मालूम होगा 92 में एक राम मंदिर के निर्माण के ढांचे के निर्माण के मामले में एक सरकार ने 4 सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिराई गई। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हमेशा माखौल बना करके रखे हुए हैं और लोकतंत्र की हत्या किए हैं। वास्तविक में कांग्रेस की जनाधार घटती जा रही है, कांग्रेस सिमट गई है।
नेता उनके वरिष्ठ विरोध कर रहे हैं, थम नहीं रहा है, दायित्व से लोग मुक्त होना चाहते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बन गई है, तो उन लोगों को कैसे रोका जा सके, कांग्रेस को बचाया कैसे जा सके, और इसके पीछे कहीं भारत जोड़ो की बात नहीं, बल्कि कांग्रेस को टूटने से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए यात्रा है। और इस यात्रा में शामिल हो, अच्छी बात है कि शामिल होना चाहिए, अपने नेताओं के साथ रहना चाहिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप करने से कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से सौराष्ट्र तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहने के बाद में आखिर उसका पतन क्यों हुआ, उसके लिए जवाबदार कौन है? और आज भी जो मोह बना हुआ है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भारत मुक्त इसमें अंतिम कील ताबूत में ठोकने वाले इनके नेता होंगे, और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। स्वस्थ भारत यहाँ पर रहेगी और स्वस्थ भारत के साथ में विकास होगा। नियमितीकरण सहित विभिन्न 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी इन दिनों संयुक्त रूप से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। इस दौरान कर्मचारियों ने अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। कल रात सभी कर्मचारियों ने धरना स्थल के समीप सड़क पर खाना बनाकर विरोध दर्ज किया। वहीं आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। हालांकि धरना स्थल के पास ही पुलिस द्वारा कर्मचारियों को रोक लिया गया। बता दें कि कर्मचारियों के इस आंदोलन को भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया है। देखिए मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान प्रदर्शनरत कर्मचारियों से हमारे सहयोगी की खास बातचीत। नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज इन्होंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। आप देख सकते हैं ये तमाम अनियमित कर्मचारी हैं जो आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन बूढ़ा तालाब धरना स्थल के समीप ही इन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। इस बीच काफ़ी जो संघर्ष है इन कर्मचारियों को करना पड़ा। बता दें कि पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर हैं सभी कर्मचारी, और आज जो है 8वां दिन है। 8वें दिन ये मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। इनसे ही जानते हैं क्या पूरा प्रमुख मांगे हैं, क्या कहना है? छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, लाखों अनियमित कर्मचारी हैं, उनकी 4 सूत्री मांग को लेकर संघर्षरत है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, जो अनियमित कर्मचारी उसका नियमितीकरण, जो हमारे जो अनियमित कर्मचारी को निकाला गया है उसकी बहाली, और जो हमारे अंशकालिक साथी है उसका हम चाहते हैं कि पूर्णकालीन करें। और जो आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा में जो काम कर रहे हैं साथी, उनको क्या है विभाग से मत प्रथा खत्म करते हुए विभाग से वेतन दिए। ये हमारी 4 सूत्री मांग है। और इसको लेकर के हम विगत 1 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में है, और आंदोलन का 7वां दिन है, जिसमें हम आज मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए हम निकले हुए हैं। अलग अलग संगठनों से समर्थन मिल रहा है। आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं? हम लोग दैनिक वेतन मूल्य संगठन से है। हमारा मांग है नियमितीकरण। क्या प्रमुख मांग है? हमारा मांग है नियमितीकरण। जो सरकार सत्ता में आने से पहले 10 दिन में नियमितीकरण करूँगा थे, आज लगभग 4 वर्ष हो गए हैं और आज तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है। यही आक्रोश में होकर के हम आज आंदोलनरत हैं। कितने संगठन है कुल जिनका समर्थन आप? हमारे पास जो लिखित में एफिलेटेड है वो 44 संगठन है। ऐसे 100 से अधिक संगठन हैं जो हमारे साथ में हैं। लेकिन अभी भी हमारा क्या आंदोलन जो है जिला या ब्लॉक स्तर में है, यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर है। और हम 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री निवास घेराव निकले थे, वो अभी तक हम रात दिन यहाँ पर बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं रात को भी हमने यहाँ पर पूरे खाने पीने की व्यवस्था की थी। तो जो प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी उसमें भारी आक्रोशित है इससे। और हम चाहते हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से ले और हमें नियमितीकरण की सौगात दे। अलग अलग तरह से प्रदर्शन आपने किया है। कल रोड ब्लॉक किया था आप लोगों ने, खाना सड़क पर बनाया है, उसके बाद फिर आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए, लेकिन मांगे आपकी अभी तक सुनी नहीं गई है। क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, जब तक हमारे मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी सरकार, हमारी मांग निरंतर जारी रहेगा और भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न स्तर पर ये आंदोलन हमारी होगी।
निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं आक्रोशित हैं तमाम मांगों को लेकर। ये जो आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे, हालांकि यहाँ पर पुलिस के टीम ने इन्हें बीच में ही रोक दिया, लेकिन लगातार अलग अलग तरह से प्रदर्शन ये कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं और कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये लगातार हड़ताल पर रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे आंदोलन को लेकर सरकार क्या कुछ रणनीति तैयार करती है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर गढ़बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई। इसके बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग गए, जिसके बाद सर्च अभियान में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के एक बंकर को ध्वस्त किया। बंकर से 50 लैंड माइंस, राशन, नक्सल साहित्य जब्त किया गया। सुरक्षा बलों ने लैंड माइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया। ये अपना जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का सरहदी इलाका है और झारखंड का जो बूढ़ा पहाड़ के नीचे का एरिया है वहाँ पे था और झारखंड की ओर से सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड पुलिस वगैरह की टीमें की थी ऑपरेशंस। प्राइमरली उनका ऑपरेशंस था और उसमें छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ में जो बलरामपुर ज़िले में डिप्लॉयड सीआरपीएफ है उसकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था और हमने जो हमारा जो सरहदी इलाका है चुनचुना, पुदांग और पीपर ढाबा वगैरह का एरिया है उस तरफ हमारी पार्टियां, सपोर्ट पार्टियां गई हुई थी। मेनली झारखंड के साइड से ऑपरेशंस था और वहाँ की टीम को कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। वहाँ पे कुछ आईडीज़ वगैरह और कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ें बरामद हुई हैं और छत्तीसगढ़ की पुलिस चूँकि सपोर्ट में थी, हम लोग सपोर्ट उस ऑपरेशंस को कर रहे थे क्योंकि उस इलाके में अभी कुछ ही संख्या में नक्सल दस्ता बचा है। हम लोग की जो जानकारी है 12-15 की टीम उनकी घूमती है, इसकी यदा-कदा सूचनाएं आती रहती हैं, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और कुल मिलाकर अच्छा प्रयास है क्योंकि झारखंड की पुलिस और कोबरा और सीआरपीएफ की टीम उस तरफ से लगातार अप्रोच कर रही है। हमने भी इस तरफ से अपना अप्रोच बढ़ाया हुआ है। बंदरचुआ में हमारा कैंप था, आपको ज्ञात होगा। उसके बाद हमने भुताई मोड़ पर भी एक नया कैंप खोला है, तो इस तरफ से हमारी भी मूवमेंट बढ़ी है, उस तरफ से झारखंड की मूवमेंट बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के आई होप कि आने वाले समय में अच्छे परिणाम रहेंगे। हुआ है वही तो मैं कह रहा हूँ। बाकी किसी एरिया में अब देखिए जशपुर में भी सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट था, वो डिप्लॉयमेंट हट चुका है। अब वहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की कंपनियाँ डाली हुई हैं और लगातार गश्त चल रही है। उसके साथ साथ बलरामपुर में 62 सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और उसको भी हम लोग पहले सबाग में कैंप था, फिर हमने बंदरचुआ खोला है, उसके बाद अभी भुताई मोड़ खोला है। तो लगातार पुलिस फोर्स अंदर जा रही है और डेवलपमेंट के भी काम हो रहे हैं, रोड वगैरह भी बनी है, बिजली की लाइन गई है। तो इस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं, उनका एरिया सिंक हुआ है। महासमुंद जिले में पिथौरा के भतकुंदा मार्ग विजयमाल के पास एक निजी स्कूल निर्माणाधीन मकान में संचालित है। किड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित इस स्कूल में बच्चों के लिए ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न ही शौचालय की। यहाँ तक इस स्कूल में बिजली की भी उचित व्यवस्था नहीं है। संचालकों के द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं स्कूल की स्थिति के बारे में जानकारी लगते ही पिथौरा एसडीएम राकेश गोलछा ने कार्रवाई की बात कही और नायब तहसीलदार देवेंद्र नेताम को जांच के लिए भेजा। लोहरिन नोगरी के परमिशन है मेरे पास। यहाँ मैं व्यवस्था में तत्काल में यहाँ व्यवस्था किया हूँ और इसका आवेदन दिया हूँ मैं। अभी तत्काल में व्यवस्था ये है, शौचालय अभी सीट नहीं लग पाई है, तो दिखा दे रहा हूँ आपको। अधूरा है? हाँ, अधूरा है अभी। अभी तो ये बाहर में कर रहे हैं। हाँ, लाइट वाइट नहीं है। लाइट के लिए हम लोग वो व्यवस्था कर रहे हैं, तत्काल में अभी नहीं हो। जी 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 लाते हैं सर, जी लाते हैं। ये ट्यूबवेल भी है, यहाँ से मोटर चुरा के ले गए अभी। आरओ नहीं, हाँ यहाँ आरओ नहीं लगा है क्योंकि लाइट नहीं है अभी। देखिए, स्थानीय मीडिया के माध्यम से सवेरे जानकारी मिली थी मुझे कि भतकुंदा और विजयमाल दोनों ग्राम की सरहदी सीमा के आसपास कोई निजी रूप से शैक्षणिक संस्था संचालित हो रही है।
किंतु भवन जो है वो निर्माणाधीन अवस्था में है और बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है और शायद संभवतः मान्यता न होने की भी जानकारी दी गई थी। इस संबंध में नायब तहसीलदार हमारे श्री देवेंद्र नेताम को वहाँ पर जांच हेतु भेजा गया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है तैयार की है। और पंचनामे से तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि विभाग से पर्याप्त जानकारियां लेने की आवश्यकता है हमको। उसकी जानकारी हम लेंगे और जो भी तर्कसंगत कार्रवाई होगी वो करेंगे आगे। राजधानी रायपुर में मारपीट की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन शहर के अलग अलग इलाकों में मारपीट और चाकूबाजी जैसे मामले सामने आते हैं। कल देर रात रायपुर के सुभाष स्टेडियम से क्रिकेट खेलकर वापस जा रहे शुएब नाम के युवक से मारपीट और चाकूबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी मोहन रक्सेल को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोतवाली से एसपी अविनाश मिश्रा ने मामले की पुष्टि की और बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि 12:30 बजे के करीब सुभाष स्टेडियम के पास शोएब अहमद नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के आ रहा था। उसी समय रास्ते में कुछ लोगों ने उसके रोक के गाली गलौज करते हुए नुकीली धारदार वस्तु से उसके ऊपर हमला कर दिया था। पूछताछ में पता चला कि वह आरोपी मोहन रक्सेल है और उसकी पतासाजी करते हुए आज उसको पकड़ा गया है और पूछताछ किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी उस रूप में तो जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अभी विवेचना जारी है और जैसी भी स्थितियां होंगी आगे कार्रवाई करेंगे। अभी पुलिस उसको खोज रही थी, मौका मिला उससे पकड़ लिए। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अनियमित कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें, विश्वविद्यालय की स्थापना काल से लेकर अब तक 98 अनियमित कर्मचारियों के द्वारा यूनिवर्सिटी का कामकाज संभाला जा रहा है, लेकिन अब तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा नेतृत्व करता कैसा हो? हम लोग का मेन मांग है नियमितीकरण। जो शासन द्वारा 2018 में जब शासन बनी थी उस समय घोषणा पत्र में हम लोग का 11 और 30 में उल्लेख किया गया था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग है, ये सब बहुत सारी मांगे को बोला गया था कि हम लोग जैसे भी शासन बनेगा उसके बाद आप लोग का मांग के सबको पूरा करेंगे। पर अब शासन का काल भी अब समाप्त होने की ओर है, अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उसी के मांग में हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल और इसमें धरना प्रदर्शन में हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की इकाई के तहत हम लोग सदस्य हैं और यहाँ पर 98 अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं और हम लोग अपनी नियमितीकरण को लेकर के और 4 जो प्रमुख मांगे हमारे संघ के द्वारा रखा गया है, महासंघ के द्वारा, उसी के समर्थन में हम लोग भी आज दिनांक से विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी जो गवर्नमेंट बना है वो हम लोग से वादा किए थे कि अभी हमारा गवर्नमेंट आएगा तो 10 दिन के अंदर आपका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं रिप्लेसमेंट में और दैनिक कर्मचारी जितने सभी के लिए बोला गया था और आज शासन जो है उसका कार्यकाल जो है अब समाप्त होने के उसमें आ रहा है और अभी तक गवर्नमेंट जो है हमारा कुछ भी नहीं सुन रहा है। तो हमको ये अपनाना पड़ रहा है, ये क्या बोलते हैं, हड़ताल करना पड़ रहा है। और इसी जो हमको बोलेंगे हमारे जो बड़े हैं अध्यक्ष महोदय जो हमको निर्देश देंगे, हम उन्हीं के उसमें दिशा निर्देश में कार्य करेंगे और अपनी मांग के लिए अनिश्चित काल तक खड़े रहेंगे। इफ्को कंपनी ने नैनो यूरिया बनाया है जो दानेदार यूरिया से भी कम कीमत का है और 1 एकड़ में मात्र 500 ml ही उपयोग होता है, जबकि दानेदार यूरिया लगभग 50 किलो तक उपयोग होता है। इफ्को कंपनी ने झाल खमरिया सोसाइटी के 11 एकड़ में नैनो यूरिया का ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया। फसलों पर इसका छिड़काव मात्र 8 मिनट में ही हो गया। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने इस तकनीक को किसानों के लिए कारगर बताया।
डीएपी का भी आ गया है नैनो फॉर्मेट, लेकिन वो ना अभी ट्रायल में है, अभी वो 1 आध साल में आएगा अच्छे से। इससे एक चीज़ का बचाव ये हो रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग मेन चीज़ और थोड़ा आने झाल खमरिया वो न ड्रोन के वो दिन नहीं हुई से कार्यक्रम लेकर संबंध में थोड़ा बाहर करना है। से एक जना जाके बीच में कितने पर फोटो ऐसा आना चाहिए कि वो भी दिखे और ये भी दिखे। एक इधर खड़े जाके इधर 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 से आएगा ऐसे ही भोजराज साहू, समिति प्रबंधक, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति झारखंड। ड्रोन पद्धति से ग्रामीण सेवा सहकारी समिति में इफको कंपनी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसमें आसपास के सब किसान आए थे देखने के लिए। देखकर बहुत खुश हुए कि ड्रोन पद्धति से क्या है, प्रति एकड़ 5 या 6 मिनट लगता था और उस दिन 11 एकड़ में छिड़काव हुआ है। तो किसान लोग खुश हुए कि इसमें समय की बचत है और जल्दी छिड़काव हो जाता है। सबसे पहले तो मैं नैनो यूरिया के बारे में बताऊंगा साहब कि ये नैनो यूरिया बहुत अच्छा है। बोरी से किसान को यूरिया को ढो करके ले जाना पड़ता था और छिड़काव करना पड़ता था, और उससे छिड़काव करने के बाद में उसका पूरा उपयोग पौधा कर भी नहीं पाता था। करीब करीब 30% पौधा उपयोग करता था, बाकी पानी में घुल के जल प्रदूषित कर देता था। इससे नैनो यूरिया बहुत अच्छा चीज़ है जो पत्तों में छिड़काव किया जाता है और पत्तों द्वारा ज़रूरत पड़ने पे उसको पत्ता शोषित कर लेता है और इसका जो है वो बहुत दिन तक के यूरिया का उपयोग होते रहता है। और हाँ, ड्रोन से प्रदर्शन से जो यूरिया का नैनो यूरिया का छिड़काव हुआ है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें समय का और क्या बोलते हैं लेबर की बचत हो जाती है। जो काम एक व्यक्ति दिन भर में 2 एकड़ में छिड़काव करता था, वो ड्रोन द्वारा सिर्फ 8 मिनट में 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है। इससे समय का और लेबर का दोनों ड्रोन से छिड़काव और नैनो यूरिया बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत समय का और प्रदूषण से बचाव हो जाता है। मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके उतना नैनो यूरिया का छिड़काव, और अगर ड्रोन अगर उपलब्ध है तो ड्रोन से छिड़काव करें। खासतौर पे यूरिया के संदर्भ में देखने को मिलता है कि किसान जानते हुए अजानते से पना से करते हुए ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लेता है, जो बाद में जिसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं कि पूरा यूरिया बह के जाता है पानी में और उसके कारण बहुत सारी पर्यावरण की समस्या भी हो जाती है। तो प्रयास ये है कि कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हो जाए। उसके लिए अब नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंतर्गत ड्रेन से उसका पूरा ड्रोन से उसको फवारा जाता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। भविष्य में इसी तरह से जो है यूरिया का जो भेजना नहीं डालना है वो किया जाएगा। उसका जो अब एक रूप में प्रैक्टिकल के रूप में सभी को दिखाया गया है। भविष्य में अन्य जो हमारी समिति है वहाँ पे भी इस तरह का दिखाया जाएगा और जो भी नई तकनीकी है उसको इस्तेमाल करते हुए पैदावार बढ़ाना हो और पर्यावरण भी संरक्षित रहे, इस तरह की गतिविधियां और जो किए जाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।